हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। जो बीच में अभी एक ब्रेक था, गैप था क्लासेस में, उस समय हम लोग पढ़ रहे थे सांप्रदायिकता। और सांप्रदायिकता का लगभग टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय। बोर्ड में आया हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं? आपसे सवाल कैसे पूछा जा सकता है? आपसे सवाल आएगा, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, इसे दूर करने के उपाय स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से ये सवाल यहाँ पर बनता है। एक एक करके हम देखते हैं कि सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय क्या क्या हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर में सांप्रदायिकता क्या होती है, इसके होने के कारण क्या हैं, और अब इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय। वो कौन से पॉजिटिव वर्क हैं जिससे हम लोग सांप्रदायिकता को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो सांप्रदायिकता को लेकर ही आती है। इसमें पहला बिंदु है समानता, भेदभाव रहित विकास होना चाहिए। इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये अपना एक राज्य है और इस राज्य में ए नाम की कोई सरकार है, और ये क्या है, राज्य। ये ठीक समानता वाले टॉपिक में भी हमने बात किया था। सेम कंडीशंस यहां भी होती हैं। विरोध कब शुरू होता है? किसी भी क्षेत्र का विकास ना होने के कारण, किसी भी क्षेत्र का विकास यदि नहीं हुआ है तो वो कहीं ना कहीं एक गलत रास्ते पर चला जाएगा, एक अव्यावहारिक कार्य वो करने लग जाएगा। सबसे बड़ा कारण क्या है कि सरकार कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाए, सरकार कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाए जिससे क्या हो, असमानता का व्यापन हो, भेदभाव वहां पर निकल कर आए। यदि भेदभाव नहीं होगा, सरकार की तरफ से सब समान होंगे, तो सांप्रदायिकता को दूर किया जा सकता है। लेकिन आपको याद होना चाहिए, हमारे नेता ऐसे कमेंट्स करते हैं अपनी स्पीच में, हमारे यहाँ जो मीडिया है उसका एजेंडा चलता है एक प्रकार का। मीडिया भी आजकल आप देखते होंगे, दो प्रकार के मीडिया हैं। पहला वह मीडिया जो निष्पक्ष है, और दूसरा वह मीडिया जो बिकता है। एक प्रकार से पैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए वो उन चीजों को दिखाते हैं जिससे उनकी टीआरपी बढ़े। अभी एक घोटाला भी सामने आया, वो है या नहीं उस प्रपंच से हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आज कहीं ना कहीं विचारधारा जो बदली जा रही है, आपकी सोच जो है उसको सीधा प्रभावित किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आज हमारे समाज में सबसे ट्रस्टेबल अगर कोई न्यूज का सोर्स है तो वो है समाचार पत्र। समाचार पत्रों में ऐसी खबरें चलाई जाएंगी, ऐसी प्रिंटिंग में ऐसे लेख लिखे जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके मानसिकता को एक प्रकार से वो बदलने का कार्य करते हैं। ओरिजिनल न्यूज कुछ और है, उसको बढ़ा चढ़ा के कुछ और बना दिया गया है। ऐसे ही न्यूज चैनल्स भी करते हैं। तो इस टॉपिक में अगर हम देखें तो सरकार किसी भी प्रकार के यदि नियम बनाती है, रूल रेगुलेशन डेवलप करती है, पॉलिसी बनाती है राज्य के लिए, तो उसका मेन उद्देश्य होना चाहिए भेदभाव रहित। हर इलाके में, हर समाज, हर संप्रदाय, हर जाति के लिए वो इक्वल होना चाहिए। इससे सांप्रदायिकता नहीं बढ़ेगी, सह सौहार्द का माहौल बनेगा, और एक व्यवस्थित विकास की जिसकी हम बात करते हैं वो हमारे देश में निकल कर आएगा। इसका दूसरा पहलू भी देखें। यदि हम विकास की बात करें तो विकास की डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी है, योजना आयोग में पढ़ी है। विकास का अर्थ क्या है? सरकार के द्वारा जब कार्य किया जाए या किसी भी संस्था के द्वारा जब कार्य किया जाए तो उसका कोई विरोध करने वाला ना हो, तो वो क्या है, विकास कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, ये एक नदी आ रही है, यहां हमने डैम बना दिया एक बड़ा सारा। अब आप सोचते हैं यहां जहां डैम बना वहां भी किसी की जमीनें होंगी, किसी की खेती होगी, किसी का रोजगार होगा, तो क्या वास्तव में विकास हुआ? क्या नहीं। वास्तव में विकास क्या है
कि जिस क्षेत्र को सरकार अधिग्रहण करती है योजनाओं के लिए, संस्थाएं अधिग्रहण करती हैं, पॉलिसी बनाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं विकास वो कहलाता ही नहीं है। जैसे सरकार ने कोई नियम बना दिया, उस नियम से 80% लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 20% लोग आंदोलन कर रहे हैं, बहुत भयंकर विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विकास हो ही नहीं सकता, क्योंकि सरकार का एजेंडा पूरे समाज को साथ लेकर चलना होता है। इसके बाद पहला बिंदु तो ये कि सरकार कोई ऐसा कार्य नहीं करे जिससे भेदभावपूर्ण जैसी स्थिति हो या विकास ना हो, ऐसा कार्य सरकार को कभी नहीं करना चाहिए। समानता वाले कार्य करे और भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसमें आगे देखें, व्यवहारिक रूप से देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वास्तव में होता क्या है कि सरकार बंद कमरे में या यूं कहें संसद भवन में ही बैठकर क्या बना देती है, नियम बना देती है, जबकि रूल्स क्या होने चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए कि सबकी क्या लेनी चाहिए, राय लेनी चाहिए, फिर उसको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकली चेक करना चाहिए, जांचना भी चाहिए कि क्या व्यवहार में वो सही चीज है भी या नहीं, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एक बात करें, आज भी महिला सुरक्षा की हम बात करते हैं, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, घरेलू हिंसा नहीं होनी चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए, महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, XYZ बहुत लंबी लंबी बातें हो रही हैं। वास्तव में व्यवहारिक धरातल पर देखें तो वो सच्चाई नहीं है। तो इसी प्रकार से यदि हम देखें तो सरकार को क्या देखना चाहिए, व्यवहारिक का मतलब होता है प्रैक्टिकली, व्यवहारिक का मतलब होता है वास्तविक, या इसे कह सकते हैं प्रैक्टिकल। वास्तविक, ओरिजिनल, प्रैक्टिकल तो अंग्रेजी शब्द है, प्रायोगिक, यानी कि रियल लाइफ में है भी या नहीं, जो काम हम कह रहे हैं, जो दावे हम कर रहे हैं, वो वास्तव में है भी या नहीं। जैसे हम किसी स्कूल की बात करें, किसी कोचिंग की बात करें, तो वास्तव में वहां पढ़ाई है या नहीं, वो रिजल्ट से पता लगता है। जब वहां के रिजल्ट्स आते हैं तब उन्हें पता लगता है कि वास्तव में वहां पढ़ाई है या नहीं। तो सरकार कोई भी यदि नियम बना रही है, किसी भी प्रकार की पॉलिसी बना रही है, तो उसमें व्यवहारिक पक्ष देखना बहुत जरूरी है कि उसका असर क्या होगा, उससे वास्तविक रिजल्ट्स क्या होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एक और बात देखते हैं, सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 25 दिसंबर को, और यहीं से भारत ने उदारीकरण अपनाया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडियन, यू कहें कल्चर, वेदर मान लो या इकोनॉमिकल कंडीशंस मान लो आप लोग, उदारीकरण भारत के आर्थिक स्थिति से बहुत अच्छा रहा। अब अच्छा रहा, इसका रिजल्ट ही आना बाकी है, तो भी परिणाम कहाँ है। जैसे राजीव गांधी जी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, कंप्यूटर क्रांति की बात उनके द्वारा की गई, लेकिन उनके जमाने में कंप्यूटर का इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन नींव उन्होंने रखी, रिजल्ट हम आज देख रहे हैं। अभी उदारीकरण का जो प्राइमरी स्टेज है वो चल रहा है, इसका बाद में रिजल्ट्स क्या आएंगे, अभी 10-20 साल बाद में इसके रिजल्ट्स खुल कर आना शुरू होंगे। तो कहीं ना कहीं हम वास्तविक पक्ष भी हम लोग देखें, एक प्रैक्टिकल के रूप में करके देखें कि जो हमने जो रूल्स बनाए हैं, हमने जो पॉलिसी बनाई है, कहीं उससे समाज में वैमनस्य तो नहीं बढ़ रहा है, कहीं उससे समाज में विखंडनकारी राजनीति तो नहीं हो रही है, कहीं समाज में भय का माहौल तो नहीं है, कहीं समाज में ऐसा कोई कार्य तो नहीं है जिससे हिंसा भड़क जाए। तो बहुत सारे ऐसे कार्य को रोका जा सकता है यदि सरकार प्रैक्टिकली देखे, तो बहुत सारी सांप्रदायिक घटनाएं रुक सकती हैं और इन्हें व्यवहार में देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद देखें धर्मनिरपेक्षता। हम जानते हैं भारत में नागरिकों को क्या दिया गया है, शिक्षा का अधिकार, और ये हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था। शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ।
और 21 में जोड़ा गया है, 21A में जोड़ा गया है 6 से 14 वर्ष के बालकों को, बालक बालिका भी है, यानी कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। क्या दी जाएगी? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ये दी जाएगी। और ये बालक का क्या होगा? राइट्स होगा, अधिकार होगा। अब यहां आपको एक बात समझनी है कि भारत में शिक्षा का अधिकार तो दे दिया, लेकिन आप जानते हैं भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हम जानते हैं धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष क्या किया हमने? एक, चाहे धर्मनिरपेक्ष कह लो चाहे पंथ निरपेक्ष, लेकिन राजनीति में दोनों शब्द क्या है? अलग। भारत क्या है? पंथ निरपेक्ष। अमेरिका क्या है? धर्मनिरपेक्ष। क्यों है? क्योंकि धर्म से संबंधित अल्पसंख्यकों की जहां सुरक्षा होती है वो क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्ष भारत में है। अमेरिका में किसी धर्म विशेष अल्पसंख्यक की कोई सुरक्षा नहीं है, इसलिए क्या है? धर्मनिरपेक्ष। हमने दोनों को क्या माना? एक ही माना है। धर्मनिरपेक्षता को शिक्षा में भी लाना चाहिए। वास्तव में अगर देखें तो भारत में नैतिक आधारित शिक्षा होनी चाहिए। नैतिकता आधारित शिक्षा होनी चाहिए। शाश्वत सत्य की बातें होनी चाहिए। धर्म को ध्यान में रखना चाहिए। दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है जो हिंसा का समर्थन करता हो। दुनिया का कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो किसका समर्थन करता हो? हिंसा का। तो जब दुनिया का कोई धर्म हिंसा का समर्थन करता ही नहीं तो उस धर्म की शिक्षा क्यों नहीं अपनाई जा रही है? भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो ऐसी स्थिति में धर्म से संबंधित कार्य क्यों किए जा रहे हैं? जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं धर्म से शिक्षा संबंधित नहीं होनी चाहिए। अगर हो रहा है तो उस पर कठोरता से पालन होना चाहिए। और कुल मिला के जो मॉरल डेवलपमेंट है, नैतिक डेवलपमेंट है, वो होना चाहिए नैतिक आधारित। तो बच्चे में शुरुआत से जैसा बीज होगा पेड़ वैसा ही बनेगा। तो जो प्रारंभिक डेवलपमेंट है उसी में ही ऐसी भावना होनी चाहिए कि हम सब क्या हैं? एक हैं। और इस पूरे देश को साथ लेकर चलने की जिम्मेवारी किसकी है? हमारी है। शाश्वत सत्य, वास्तविकता बच्चे को बतानी चाहिए, लोगों को बतानी चाहिए कि ये सब राजनीतिक एजेंडे हैं। ये कहीं ना कहीं समाज को बांटने के लिए लालच देखा जा रहा है। जहां लालच आ रहा है, जहां अपनी व्यवस्थाएं, अपनी औचित्य, अपनी दुकान चलाने के लिए समाज को बांटने का काम हो रहा है। सत्य इससे क्या है? अलग है। क्योंकि अगर हम देखें तो इंसान एक ही है। यदि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके खून मिला दिए जाएं तो कोई बता नहीं सकता कि ये किसका खून है और ये किस जाति का है। तो वास्तव में ओरिजिनलिटी प्रैक्टिकली वास्तव में समाज के सामने रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भेदभावकारी ताकतें हैं, दमनकारी ताकतें हैं, या यूं कहें सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाले जो लोग हैं, उनके पर्दे, उनका जो गलत कार्य है वो हट जाएगा। लोगों की आंखों से पर्दे हट जाएंगे। वे धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्षता को अपना लेंगे, नैतिकता को अपना लेंगे, शाश्वत सत्य को अपना लेंगे। और भारत में तो अहिंसा धर्म को अपना रखा है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत जबरदस्त संदेश दिया था कि व्यवहार में राजा को ही कार्य करना चाहिए, बाकी सबको हिंसा से क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए। तो बहुत सारे, गांधी जी ने अहिंसा का समर्थन किया। बहुत सारे प्रकार के, यदि हम शाश्वत सत्य को देखें, शिक्षा में इन सब चीजों को जोड़ दें तो उसका सार्थक कदम हमारे यहाँ देखने को मिल सकता है। समाज में एक विकसितता की तरफ हम जा सकते हैं और सांप्रदायिकता को दूर कर सकते हैं। आप ये भी ध्यान रखना, टिप्पणी भी आपको पूछी जा सकती है, सांप्रदायिकता को दूर करने में धर्मनिरपेक्षता किस प्रकार से सहायक हो सकती है, या धर्मनिरपेक्षता पर भी आपसे इंडिविजुअल टिप्पणी पूछी जा सकती है। तो सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय, समानता से सरकार कार्य करे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करे तो सांप्रदायिकता रुक जाएगी। व्यवहारिक रूप, प्रैक्टिकली भी देखना चाहिए कि जो नियम बनाए हैं वो वास्तव में सही है भी या नहीं।
धर्मनिरपेक्षता को अपनाना चाहिए, यानी कि शिक्षा में हो नैतिकता जोड़नी चाहिए, धर्म के संबंध में मामले जोड़ने चाहिए, अहिंसा से संबंधित मामले जोड़ने चाहिए, व्यवहार में नैतिकता को बच्चे की आगे बढ़ाना चाहिए, बच्चे को वास्तविकता से अवगत कराना चाहिए, और एक विशेष बहुत अच्छा इंसान की तरफ हम लेकर जा सकते हैं। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से। सांप्रदायिकता के दूर करने के उपायों में देखें या सांप्रदायिकता को रोकने के उपायों में देखें तो अगला बिंदु है धर्म विशेष के कार्य पर रोक। अभी हम जानते हैं कि जितनी भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विद्यालय हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जितने भी विद्यालय हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, उनमें धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती। धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो ये एक प्रकार का बहुत अच्छा कार्य है। धर्म विशेष के कार्य पर, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 3 धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख। इसमें मुस्लिम को क्या दे दिया? विशेष दर्जा दे दिया, स्पेशल छूट इसे दे दी गई, तो कहीं ना कहीं ये सांप्रदायिकता को बढ़ाएगा, इनके और इनके बीच में फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, और ये कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्सेस हिंदू लड़ाई हो जाएगी। या हिंदुओं को विशेष दर्जा दे दिया गया तो हिंदू वर्सेस मुसलमान या सिख हो सकता है। तो किसी एक को वीआईपी का दर्जा देना, एक को विशेष छूट देना, ये भी समाज के लिए बहुत ज्यादा घातक हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों को रोकना चाहिए। किसी धर्म विशेष को ज्यादा प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, सबको समान रखना चाहिए, चाहे धर्म के अनुयायी कम हो चाहे ज्यादा हो। उन्हें अपने अधिकार के तौर पर या अपने धर्म से संबंधित प्रार्थना करने, प्रचार प्रसार करने का सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। किसी भी प्रकार की उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी कुछ समय पहले विवाद उठा कि सरकार से पैसा लेने वाले सभी मदरसाओं में सरकार के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम चलेगा, लेकिन कुछ मदरसाओं ने उस बात की अवहेलना की कि हम राष्ट्रगान नहीं बोलेंगे, ये हमारे समुदाय से संबंधित नहीं है। बहुत सारे विवाद उठे। सरकार ने क्लियर कट कहा कि जो भी विशेष शिक्षा देना चाहते हैं आप लोग स्पेशली, वो उसमें सरकार किसी प्रकार का कोई सहायता नहीं करेगी आपको। आप अपने स्वयं के आधार पर ऐसी शिक्षा आप दे सकते हैं। संस्कृत की आपको स्पेशलाइजेशन शिक्षा देनी है, आप अपने अलग से संस्कृत विद्यालय में बच्चे को भेजते हैं, मान्यता प्राप्त है तो सरकार के नियम आदेश आपको मान्य होंगे, तब आपको वो शिक्षा दी जा सकती है। आप आश्रम खोलना चाहते हैं, गुरुकुल खोलना चाहते हैं, तो ऐसी चीजों के लिए सरकार कोई सहायता नहीं देगी। जिसमें आप केवल अपने ही हिसाब से पाठ्यक्रम रखेंगे तो उसमें सरकार कोई सहायता नहीं देगी। ठीक ऐसे ही मुस्लिम मदरसाओं के लिए है। यदि आप सरकार के रूल रेगुलेशन मानते हैं तो सरकार के अनुसार पाठ्यक्रम होगा तो सरकार आपको सहायता देगी। अदरवाइज आप अपने हिसाब से शिक्षा देना चाहते हैं तो ऐसी में सहायता नहीं देगी। तो धर्म विशेष के कार्य पर क्या होनी चाहिए? रोक होनी चाहिए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आया है वो है तुष्टीकरण। ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तुष्टीकरण की राजनीति को स्पष्ट कीजिए। तो आपको बहुत ध्यान से रखना है इसका। तुष्टीकरण का मतलब क्या होता है? किसी विशेष धर्म या किसी धर्म विशेष का समर्थन करना अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए क्या कहलाता है? तुष्टीकरण की राजनीति कहलाती है। सिंपल भाषा में देखें, किसी भी धर्म विशेष का समर्थन कर देना, अलग नीति से हटकर, अलग विचारधारा से हटकर, स्पेशली जाकर अगर किसी का साथ दे रहे हैं अलग से, तो वो क्या कहलाएगा? तुष्टीकरण की राजनीति कहलाएगी। जैसे मान लीजिए
एक बंदा 40 किलो का है, एक बंदा 60 किलो का है और दोनों में कुश्ती संभव नहीं है, फिर भी आपने 40 किलो के लिए ऐसे नियम बना दिए कि वो कुश्ती लड़ ही नहीं पाएगा। कि जैसे मान लीजिए 60 किलो वाला जीतने वाला है, 60 किलो के आपने ऐसे नियम बना दिए, 40 वाले को जिताने के लिए दोनों हाथ बांध दिए, दोनों पैर बांध दिए, तो कहीं ना कहीं ये क्या कहलाएगा, एक प्रकार से तुष्टीकरण ही है। गलत तरीके से जाकर किसी वर्ग विशेष की सहायता करना या किसी स्पेशल वर्ग को बहुत ज्यादा कुछ दे देना क्या कहलाता है, तुष्टीकरण की राजनीति कहलाती है। किसी धर्म विशेष का समर्थन करना अपने फायदे के लिए क्या कहलाता है, तुष्टीकरण कहलाता है। इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला, तुष्टीकरण वह व्यवस्था है जिसमें किसी विशेष धर्म का स्पेशल ध्यान रखा जाता है और उसे आगे बढ़ाने का प्रयास अन्य से ज्यादा किया जाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल पहले भी बताया था, शाहबानो केस 1985। ये क्या थी, एक मुसलमान महिला थी, इसके पति ने क्या दे दिया, इनको तलाक दे दिया। ये कहां पहुंची, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, भरण पोषण देना होगा। मुस्लिम समुदाय एक हो गया, कहा हमारे यहाँ तो 7 का लाइसेंस है, 7 शादियां हम लोग कर सकते हैं। ये तो पहला ही मामला है, अभी तो कितनी बाकी हैं, 6 बाकी हैं। ऐसे में मुस्लिम समुदाय ने शाहबानो केस पर सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध जाने की बात कही। तात्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव जी थे। राजीव जी ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही बदल दिया। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार आप जानते ही हैं, संसद में चैलेंज कर सकती है। तो उन्होंने ऐसा ही किया और इस तलाक वाले भरण पोषण मामले को ही क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। तो ये क्या कहलाई, तुष्टीकरण की राजनीति का ये उदाहरण है। किसी धर्म विशेष को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देना, किसी विशेष मामले को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देना अपने फायदे के लिए। कांग्रेस जानती थी कि मुस्लिम वोट बैंक हमारा जबरदस्त है और यदि इनका समर्थन नहीं किया तो हमें बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अलग चीज है क्या होना चाहिए धर्म में, क्या नहीं होना चाहिए, वो अलग मैटर है, लेकिन सामान्य मानवीय धरातल से भी देखें तो ये गलत चीज है कि एक पुरुष 7 शादियां कर सकता है, ये बहुत ज्यादा गलत चीज है। तो तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ होती है कंप्लीट। किसी विशेष धर्म का बहुत ज्यादा अलग से समर्थन कर देना क्या कहलाता है, तुष्टीकरण कहलाता है। शाहबानो केस का उदाहरण इसमें सबसे प्रमुख है। आज भी हम देखें तो बहुत सारे राजनीतिक दल तुष्टीकरण को ही अपना रहे हैं, धर्म विशेष को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।